हम सब आज के अपने इस क्लास में भारतीय संविधान की विशेषताओं पर डिस्कस करेंगे। पिछले जो वीडियो हैं उसमें संविधान पर काफ़ी बातें हुई हैं। तो भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया आदि पर बातें हुई थी, समिति और बैठकें आदि कुछ बची हुई हैं, किसी दिन उनको एक वीडियो में बता दिया जाएगा। हमारा सबका जो आज का टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। कोई भी संविधान का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें उसकी विशेषताओं से परिचित होना होता है कि उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। विशेषताओं से भी क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक इस तरह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेंगे। जैसे पहली विशेषता होती है कि भारतीय संविधान बहुत बृहद है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं कि भारतीय संविधान के बृहद होने के क्या कारण है, विस्तृत होने के क्या कारण है। तो हम पॉइंट वाइज आज के टॉपिक में उन विशेषताओं को समझेंगे, यानी भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझेंगे कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। फिर उन विशेषताओं के अंदर के कुछ पॉइंट होते हैं, उनको भी हम सब डिस्कस करेंगे। तो मैं इनको 10-12 पॉइंटों में वर्गीकृत करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं का क्या अर्थ है, क्या औचित्य है, इन सब चीज़ों पे डिस्कस किया जाएगा। तो जैसे भारतीय संविधान की जो सबसे पहली विशेषता है जिसको हम सब आपको बताएंगे वो है लिखित एवं विस्तृत संविधान। लिखित एवं विस्तृत संविधान, जैसे लिखित पे तो थोड़ी बहुत बातें पहले वीडियो में हुई हैं, विस्तृत का मतलब होता है बड़ा। तो ये चीज़ आप पढ़ते आए होंगे एग्जाम में या विभिन्न एग्जाम की तैयारी करते समय कि भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक है। तो इस पॉइंट के अंतर्गत हमें क्या क्या समझना है। देखिए, एक इसमें शब्द है लिखित है और दूसरा है विस्तृत संविधान। तो एक वीडियो में ये चर्चा हुई थी कि विश्व के संविधानों को लिखित और अलिखित दो वर्गों में बांटते हैं। अलिखित संविधान को विकसित संविधान भी कहते हैं। अलिखित संविधान मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन का है। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रिटेन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस इतना है कि उन्होंने अपने संविधान को एक जो है लिखित तौर पे एक रूप नहीं दिया है, या कह सकते हैं कि उनका संविधान विभिन्न चरणों में विकसित हुआ है। एक समय में, एक निश्चित समय में संविधान सभा द्वारा उसको लिख करके और उसको जिल्द बना करके सुरक्षित संरक्षित नहीं किया गया, बाकी लिखित वहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो लिखित संविधान, जैसा मैंने बताया कि नव स्वतंत्र देश, ये नव स्वतंत्र देशों में एक परंपरा थी कि एक संविधान सभा के द्वारा हम एक लिखित संविधान बनाएंगे। विकसित संविधान मैंने पहले ही कहा कि बहुत थोड़े से हैं, उनमें से ब्रिटेन का संविधान है जो विभिन्न कालों में विकसित हुआ है। अलिखित शब्द थोड़ा अच्छा नहीं होता, मैंने पहले वीडियो में बताया था। अलिखित का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन में कोई चीज़ लिखी हुई नहीं है, वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बशर्ते यह है कि उन्होंने एक निश्चित समय में संविधान सभा के द्वारा संविधान को न बना करके उनका संविधान विभिन्न चरणों में विभिन्न काल में विकसित होता हुआ आया है। तो लिखित संविधान मेरी समझ से आपके लिए बहुत कठिन शब्द नहीं है। लिखित संविधान है भारत का। भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के पहले ही आपने पढ़ा कि 9 दिसंबर को हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लेकर के हमने अपने संविधान को बनाया, लिखित तौर पे बनाया। यहाँ पे अगर आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान का हस्तलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने किया था, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि भारतीय संविधान का हस्तलेखन किसने किया था। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये क्वेश्चन एक आध दो एग्जाम में दिखा है कि भारतीय संविधान का हस्तलेखन किसने किया था। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको हाथ से लिखा है। ये हीलियम के एक बॉक्स में संरक्षित कर दिया गया है और उस समय शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा इसको सुसज्जित किया गया था। शांति निकेतन के कलाकारों में, शांति निकेतन के कलाकारों के मतलब द्वारा इसको सुसज्जित किया गया है। तो उन कलाकारों में नंदलाल बोस का बहुत बड़ा नाम था। ये कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं, अगर आप चाहेंगे तो एग्जाम में आपके काम आएंगी। जैसे ये क्वेश्चन पिछले कुछ परीक्षाओं में बना है, देखा गया है कि भारतीय संविधान का हस्तलेखन किसने किया था, तो आप बताएंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और जो हमारे संविधान की साज सज्जा है, जैसे संविधान
जो मूल संविधान है उसमें बहुत सारे भारतीय परंपराओं के चित्रों का विकास किया गया है। तो साज सज्जा का काम किया था शांति निकेतन के कलाकारों ने, और शांति निकेतन के कलाकारों में एक बड़ा नाम था नंदलाल बोस का। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आपके काम आ सकता है। ये तथ्यात्मक बातें हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि भारतीय संविधान क्या है, लिखित है। तो लिखित और विस्तृत संविधान, ये हमारा पहला पॉइंट है, इसको हम सब डिस्कस करते हैं। लेकिन लिखित में आप समझ चुके हैं कि लिखित संविधान क्या होता है। अब बात करते हैं कि विस्तृत संविधान है भारतीय संविधान। तो विस्तृत तो है ही, इसमें कोई शंका नहीं है, आप जानते हैं। क्यों है, इस चीज पे हमें बात करनी है। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। यानी भारतीय संविधान जिस समय बना था, मूल संविधान जिसको हम कह सकते हैं, उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 उसमें अनुसूचियां थी, 22 उसमें भाग थे। अपने आप में ही ये बहुत बृहद संविधान था। उसके बाद अब तक अगर हम देखेंगे तो भारतीय संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। भारतीय संविधान में संशोधनों की जो संख्या है वो 100 से ज्यादा हो चुकी है। इन संशोधनों के द्वारा विभिन्न प्रावधान संविधान में जोड़े गए हैं। इसके अलावा अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं। अगर हम सब अनुच्छेद की बात करेंगे, गिनती यदि उनकी कर लें, उनको काउंट कर लें हम, तो अनुच्छेदों की संख्या 450 से ज़्यादा हो चुकी है। जैसे यदि आज की हम बात करें तो अनुच्छेदों की संख्या 450 से ज़्यादा हो चुकी है। हमारी अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं। गिनती के लिहाज से भाग 25 हो चुके हैं। तो ये तथ्यात्मक चीजें हैं। जैसे 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग, ये हमारे मूल संविधान में थे। अगर हम गिनती करें तो 450 से अधिक अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं, आगे आप पढ़ेंगे। इसके अलावा 25 भाग हो चुके हैं, लेकिन ये गिनती के लिए हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि गिनती शब्द मैं क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि संविधान में जो हमारे अनुच्छेद हैं, तो जब कोई नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है, तो नया अनुच्छेद जब जोड़ा जाता है तो संविधान के अनुच्छेदों का क्रम उल्टा सीधा ना हो, इसके लिए अल्फा न्यूमेरिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिक प्रणाली या सिस्टम, हो सकता है आप ये शब्द नया सुन रहे हो। यानी हमारे संविधान में जब कोई नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है, अनुसूचियों में तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12 जोड़ी गई हैं, लेकिन जैसे भाग है तो भाग में 23, 24, 25 भाग नहीं जोड़े गए हैं। जैसे भाग 4 है तो 4 का जोड़ दिया गया है। इसी तरीके से 9 है तो 9 का और 9 का, या 9A और 9B। जैसे आप पढ़ेंगे भाग 9 में पंचायतें हैं, और जो 9A है उसमें नगर पालिकाएं हैं, जो 9B है उसमें सहकारी समितियां हैं। तो जब नया अनुच्छेद हम जोड़ते हैं या जब हम कोई नया भाग जोड़ते हैं तो हम अल्फा न्यूमेरिक प्रणाली का प्रयोग करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक प्रणाली में क्या होता है कि 396वां कोई अनुच्छेद नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि जो संशोधन किए जाते हैं, कोई अनुच्छेद जोड़ा जाता है तो जहां पर संशोधन की आवश्यकता होती है वहीं पर उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे इस प्रणाली को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान का एक बड़ा प्रचलित संशोधन है 86वां संशोधन 2002। तो 86वें संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के मौलिक अधिकार को शामिल किया गया, या शिक्षा को मौलिक अधिकार मान लिया गया। उसके पहले वो नीति निर्देशक तत्वों में हुआ करता था। तो इसके लिए क्या किया गया कि अनुच्छेद 21 में ही 21A जोड़ दिया गया। इस प्रणाली को हम सब कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक प्रणाली। तो ये चीज बताने का उद्देश्य ये है कि जैसे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद गिनती के लिहाज से बढ़ चुके हैं, संख्या के लिहाज से बढ़ चुके हैं। 8 अनुसूचियां आज 12 हो चुकी हैं, 22 भाग आज 25 हो चुके हैं गिनती के लिहाज से। अनुच्छेद का क्रम ना उल्टा सीधा हो, इसलिए कोई नया अनुच्छेद न जोड़ करके अल्फा न्यूमेरिक प्रणाली के तहत अनुच्छेदों में ही संख्या बढ़ा दी जाती है। तो इतने अनुच्छेद पहले से ही थे, अब 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान उस समय भी दुनिया के बृहद संविधानों में से एक था। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि जब आप कोई अच्छी परीक्षा देते हैं या कभी लिखते हैं किसी मेंस में, तो प्रश्न उठता है कि आखिर भारतीय संविधान इतना बड़ा क्यों है। आखिर इसके कुछ कारण रहे होंगे कि इतना बड़ा संविधान क्यों बनाया गया है।
तो देखिए, विस्तृत संविधान होने के कारणों पर अगर विश्वास करें तो सबसे बड़ा कारण था कि इतने बड़े देश का, इतने विविधता वाले देश का संविधान बनाया जा रहा था, तो बड़ा तो होना ही था। लेकिन फिर भी कुछ मोटे मोटे कारण मैं आपको बताता हूं कि आखिर भारतीय संविधान इतना विस्तृत क्यों है। तो जैसे एक क्वेश्चन आपसे बने कि क्यों, यानी कि भारतीय संविधान के विस्तृत होने के आखिर कौन कौन से कारण हैं। तो सभी कारण तो डिस्कस नहीं हो सकते, लेकिन जो मुख्य कारण है वो मैं आपको डिस्कस करके यहाँ पे बताता हूँ, उसको आप अपनी सुविधानुसार कॉपी में नोट कर लेंगे। जैसे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा मतलब पहला कारण हम मान सकते हैं विस्तृत होने का कि इसके विभिन्न स्रोत हैं। विभिन्न स्रोत जो मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाए हैं, विभिन्न स्रोतों से उद्ग्रहित कह लीजिए, विभिन्न स्रोतों से बना हुआ है। जैसे हमने उदारता पूर्वक हर देश से जो हमें बेहतर लगा हमने उसको अपनाया है। विभिन्न स्रोतों में जैसे 1935 का अधिनियम, अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, कनाडा का, जापान का, आयरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, आपने उसको पढ़ा है, विस्तार से पढ़ा है। तो हमारे विभिन्न स्रोतों से हमने उदारता पूर्वक जो प्रावधान हमको अच्छे लगे उनको हम लोगों ने अपना लिया है, इसलिए हमारा संविधान काफी बड़ा हो गया है। तो ये पहला प्रमुख कारण है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि राज्य का और संघ का या केंद्र का एक ही संविधान है। यानी हमारे यहां जैसे बहुत सारे फेडरल सिस्टम में होता है कि राज्यों का अपना अलग संविधान होता है, हमारे यहाँ एकल संविधान अपनाया गया है। यानी हमारे संविधान में, यानी कि हमारे एकल संविधान में ही राज्यों के बारे में भी प्रावधान है, संघ के भी बारे में प्रावधान है, और यहां तक कि जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय का मतलब यहां पर जैसे आपकी नगर पालिकाएं, नगर निगम, पंचायतें आदि, उनको भी भारतीय संविधान में जगह दी गई है। तो संविधान के बड़े होने के कारणों में एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ एकल संविधान है, संघ और राज्य का अलग अलग संविधान नहीं है। संघ का, राज्य का, दोनों का एकल संविधान है, एक ही संविधान है। और इसके अलावा स्थानीय निकायों को भी संविधान में दर्जा दिया गया है। जैसे आप बताया मैंने अभी, आप जब भाग 9 और 9 का पढ़ेंगे तो वहां पे आपको स्थानीय निकायों का भी उल्लेख मिलेगा। तो दूसरा प्रमुख कारण भारतीय संविधान के बड़े होने का ये है। इसके अलावा तीसरा कारण भी अगर हम सब देखेंगे तो जैसे विभिन्न वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे भारत में विभिन्न वर्ग हैं, जैसे एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, या जिनको आप पिछड़ा वर्ग कहते हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन कारणों से भी बड़ा हुआ है संविधान हमारा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे तो भारत में एक और चीज की गई है, बहुत सारे सामान्य विधानों को भी संविधान में डाल दिया गया है। सामान्य विधान मतलब कि जिनकी, जैसे अन्य देशों में वो सामान्य कानून के तहत होते हैं, वो हमारे यहाँ संविधान में पड़े हुए हैं, ये संविधान में उनको डाल दिया है। दूसरा एक आरोप भी लगता है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, वकील लोग बना रहे थे तो उन्होंने इसको बहुत ही जटिल बना दिया है। हालांकि ये आलोचना कितनी उचित है इस पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हमारा लक्ष्य ये है कि हम ये जानने का प्रयास करें कि आखिर भारतीय संविधान इतना विस्तृत क्यों हुआ है। तो जैसे कुछ प्रमुख कारण, जैसे संघ राज्य का एक ही संविधान होना, पंचायतों को भी संविधान में जगह देना, विशेष वर्गों के लिए विशेष, मतलब विभिन्न वर्गों के लिए विशेष प्रावधान को संविधान में जगह दी गई है। इसके अलावा जो सामान्य कानूनी विधान है उनको भी हमारे संविधान में जगह दे दी गई है। तो इन सारे कारणों को यदि हम संयुक्त रूप से देखेंगे तो हमारा संविधान बड़ा क्यों हुआ है इसको हम जानेंगे। तो केंद्र राज्य संबंधों का भी उल्लेख हुआ है, शक्तियों का बंटवारा यहाँ पर हुआ है। तो इन सारे कारणों से अगर हम देखेंगे तो हमारे संविधान की बृहत्ता का हमको पता चलेगा। जैसे संयुक्त संविधान किसका, केंद्र और राज्य का। इन सब कारणों को यदि आप बता देंगे तो आपका उत्तर एक अच्छा उत्तर होगा। यदि कभी जैसे कथन कारण में पूछता है कि भारतीय संविधान विश्व के बृहत्तम अभिलेखों में से एक है, नीचे उसका कारण दिया हुआ है, तो वहां पे आप अगर सही से पढ़े हैं तो कथन और कारण की सत्यता की जांच करके उसको पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला कारण आपने जान लिया कि भारतीय संविधान विस्तृत है और क्या है, लिखित है। यानी भारतीय संविधान की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला क्या है कि अत्यंत विस्तृत है और साथ ही साथ ये लिखित भी है।
अब इसकी दूसरी विशेषता जानते हैं जो मैंने आपको थोड़ी सी डिस्कस की थी, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। भारतीय संविधान के बारे में एक ये विशेषता है, कई बार एग्जाम में आई है कि नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। बल्कि कुछ परीक्षाओं में इस शब्द को और हल्का करके इस तरह से भी पूछा गया है कि अंशतः कठोर अंशतः लचीला। यानी इस विशेषता को दूसरे अर्थों में भी बताया गया है कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसका मतलब क्या है? अंशतः कठोर अंशतः लचीला का, या नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। तो देखिए ये डिस्कशन एक दिन हुआ था, फिर से हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नम्यता अनम्यता क्या है और इसका पैमाना क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए दुनिया में जितने भी संविधान बनते हैं तो हर संविधान में संशोधन निश्चित तौर पे होते हैं। कोई भी संविधान सर्वकालिक नहीं हो सकता कि वो एक बार बन जाए और उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की जरूरत न पड़े। जैसे संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ये कहते थे कि हम अपने संविधान को बहुत दृढ़ बनाना चाहते हैं, हम इतना दृढ़ बनाना चाहते हैं कि उसमें अस्थायी तत्व हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि समय के अनुसार इसको बदलना भी होगा, तो हम किसी परिवर्तन को भी अस्वीकार नहीं कर सकते। सरल मतलब ये है कि जो विधान, जैसे अमेरिकन संविधान है तो 1776 में बना, या भारतीय संविधान 49 में बना, तो लंबे समय के बाद उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा कि भारतीय संविधान, जैसे भारतीय संविधान में अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, 125 से अधिक आपके विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं। तो इतने सारे संशोधन हुए हैं तो इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली मौजूद है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि नम्यता और अनम्यता का मतलब क्या होता है। देखिए नम्यता का मतलब ये होता है कि अगर कोई संविधान, नम्यता और अनम्यता, कठोर लचीला, इन दोनों को आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर किसी संविधान में आसानी से संशोधन हो सकते हैं, संशोधन करना आसान है, तो ऐसे संविधान को हम नम्य या लचीला कहते हैं। यानी हम मानते हैं कि उस संविधान में नम्यता है। जैसे दुनिया का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का माना जाता है। ब्रिटेन का संविधान दुनिया का नम्य संविधान या लचीला संविधान माना जाता है। यानी कि ये दुनिया का नम्य संविधान है या लचीला संविधान है, क्योंकि इसमें संशोधन करना बहुत आसान है। ब्रिटेन की संसद किसी भी प्रावधान को बहुत आसानी के साथ संशोधित कर सकती है। इसके विपरीत अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान दुनिया का कठोर संविधान, कठोरतम संविधानों में से एक है। इसको अनम्य संविधान मानते हैं। यानी यहाँ पे संशोधन करना बहुत ही दुरूह कार्य है, बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो जब भारतीय संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माता इस चीज से परिचित थे कि हमें संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने बाकायदे एक भाग 20 जोड़ा भारतीय संविधान में, और भाग 20 में एकमात्र जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 368। भाग 20 में जो एकमात्र अनुच्छेद जोड़ा गया है वो अनुच्छेद है 368, और 368 जो हमारा अनुच्छेद है उसमें संविधान संशोधन प्रणाली को बताया गया है। यानी इन चीजों को आप समझ लेंगे तो नम्यता का मतलब और अनम्यता का मतलब आप समझ रहे हैं कि किस संविधान को हम नम्य कहें और किस संविधान को हम अनम्य कहेंगे। तो भारतीय संविधान को हम अगर इस कसौटी पर परखते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है, तो यदि हम भाग 20 का अनुच्छेद 368 का बृहद अध्ययन करेंगे तो इस बात को पाएंगे कि हमारे संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको बहुत ही साधारण तरीके से संसद बदल सकती है, आसानी के साथ उनको मतलब संशोधित कर सकती है। दूसरे ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 और सदन का साधारण बहुमत। यानी कि सदन के साधारण बहुमत का मतलब है कि जैसे लोकसभा की संख्या यदि 545, हम मान लें यदि 545 और सारे लोग उस समय उपस्थित हैं, तो सदन का बहुमत होगा 273। उपस्थित ना भी हो, साधारण, जैसे एक होता है कि सदन का साधारण बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3, ये लिखा रहता है। संक्षिप्त में उसको लोग 2/3 बता देते हैं।
यानी पहले प्रकार के संशोधन में क्या होता है, जो सबसे पहला संशोधन होता है आसान सबसे, उसमें होता है कि कोरम पूरा होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में जितने सदस्य हैं उनमें से जितने वोट करेंगे उनमें से आधे से एक अधिक जिस पक्ष को चला जाएगा, यानी जिसके पक्ष में बहुमत चला जाएगा, वो मान लिया जाएगा। जैसे कोई साधारण संशोधन करना है और मान लेते हैं कि लोकसभा में 350 सदस्य उपस्थित हैं। यदि कोई साधारण संशोधन करना है और लोकसभा में 350 सदस्य उपस्थित हैं, तो इसका अगर सभी वोट कर देते हैं तो इसका बटा 2 + 1, यानी कि लगभग इसका अगर हम जोड़ेंगे तो 176 होगा। तो ये साधारण होता है। यदि 350 लोग उपस्थित हैं, लोकसभा में किसी प्रस्ताव पे वोट पड़नी है और वो साधारण बहुमत से पारित होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में उपस्थित लोगों के साधारण बहुमत को ही मान लिया जाता है। दूसरी स्थिति होती है कि सदन का साधारण बहुमत, यानी कि सदन की संख्या का साधारण बहुमत, यानी 545 का 273, और जितने लोग उपस्थित हैं उन उपस्थित सदस्यों में मत देने वालों का 2/3%। ये थोड़ा कठोर है। और तीसरा जो हमारे भारतीय संविधान में संशोधन होता है उसमें विशेष बहुमत, जो मैंने अभी बताया आपको, और प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित होने पर। जैसे अभी हाल ही में SC ST का आरक्षण कहाँ पर, विधानसभाओं में और लोकसभाओं में। तो विधानसभाओं और लोकसभाओं में SC ST आरक्षण की सीमा भी हाल ही में समाप्त हो रही थी, तो उसके लिए संशोधन संसद में रखा गया। संसद में पारित होने के बाद फिर वो राज्यों को भेज दिया गया है। आधे राज्यों की विधानसभाओं के पारित होने के बाद ही वो पारित मान लिया जाएगा। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन की बात की गई है, यानी कि कुछ प्रावधानों में भारतीय संविधान नम्य है, लचीला है, और कुछ मामले में कठोर है। जैसे GST विधेयक आपने अगर पढ़ा हो, तो GST विधेयक जो हमारा था पारित होने के बाद फिर राज्यों के पास भेजा गया, क्योंकि उसमें राज्य से संबंधित टैक्स भी आ रहे थे। तो हमारे संविधान में इस चीज का ध्यान रखा गया है कि संविधान को जरूरत के अनुसार कठोर और लचीला बनाया गया है। यानी जहां पर लगा कि यहाँ पे संशोधन राज्यों की इच्छा से भी होने चाहिए, तो वहां पे उसको कठोर बना दिया गया। जहां लगा साधारण बहुमत से, तो साधारण बहुमत की बात आ जाती है। तो इसीलिए हम सब क्या पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। कठोरता और नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, यानी अंशतः लचीला और अंशतः कठोर। तो चाहे आपसे पूछे अंशतः लचीला अंशतः कठोर, और चाहे पूछे नम्यता अनम्यता का मिश्रण, इसका तात्पर्य क्या है? अगर कहीं क्वेश्चन स्टेटमेंट में आता है, कथन कारण में आता है, तो आप इसको आसानी के साथ परिभाषित कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो भारतीय संविधान क्या है, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। यानी ना तो इसे बहुत कठोर बनाया गया है, ना ही इसे बहुत लचीला बनाया गया है, आवश्यकता के अनुसार इसको बना दिया गया है। अब जैसे ब्रिटेन का संविधान आपसे पूछेगा, दुनिया का सबसे नम्य संविधान है। अमेरिका का संविधान दुनिया के कठोर संविधानों में से एक है। अब हम इसकी तीसरी विशेषता को डिस्कस करते हैं। तीसरी विशेषता इसकी है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे सबसे पहले ये शब्द है, इसका सरल सा मतलब है कि भारत एक लोकतंत्र है, इसमें कोई शंका नहीं है। देखिए, लोकतंत्र एक प्रणाली है, शासन प्रणाली है। लोकतंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। लोकतंत्र का मतलब क्या है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का, यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जैसा भी आप कर लें, यानी जनता का ही शासन है, सरल भाषा में। और फिर मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र है भारत, इसमें आपको कोई शंका नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चर्चा लोकतंत्र पे कर दे रहा हूँ। देखिए, लोकतंत्र का सरल मतलब क्या है, यानी लोकतंत्र का सरल मतलब है कि जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब्राहम लिंकन की ये परिभाषा दुनिया की बड़ी चर्चित परिभाषा है। तो भारत ने, देखिए, ये हमारी प्रणाली है। आज़ादी के बाद भारत ने सुनिश्चित किया कि वो एक लोकतांत्रिक देश होगा, यानी वहाँ पे ना तो कोई तानाशाही होगी, ना कोई सैन्य शासन होगा, ना किसी राजा का शासन होगा, ना अधिनायकवाद होगा, बल्कि वहाँ पर क्या होगा, लोकतंत्र। और लोकतंत्र में क्या होता है, प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं। हालांकि एक लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो मैं कोशिश करूंगा उसको मैं प्रस्तावना के साथ आपको बता दूंगा। ये शब्द प्रस्तावना में फिर से मिलेंगे, वहां हम सब ज्यादा व्याख्या कर लेंगे। और गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य इस बात की गारंटी देता है या इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी भी देश में या हमारे देश में
कोई आनुवांशिक प्रमुख नहीं होगा। गणतंत्र या गणतांत्रिक व्यवस्था या गणराज्य व्यवस्था हमको इस बात की गारंटी देती है कि हमारे देश में कोई आनुवांशिक प्रमुख नहीं होगा। फिर क्या होगा? गणतंत्र कहता है कि हमारे यहाँ जो भी राष्ट्र प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा, यानी हमारे देश का राष्ट्र प्रमुख क्या होगा? निर्वाचित होगा। तो निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख वाले देशों को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र या गणराज्य के नाम से संबोधित करते हैं। तो भारत इस मामले में आप कसौटी पर कसिए, लोकतांत्रिक गणराज्य है या नहीं है? निश्चित तौर पे है। पंचायतों से लेकर के राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सभी चुनाव या तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे ही वो होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति या जो भी हमारे पद हैं वो जनता द्वारा ही चुन करके प्राप्त किए जाते हैं। तरीका बदल सकता है, कुछ प्रत्यक्ष चुनाव है, कुछ अप्रत्यक्ष चुनाव है। और गणराज्य हम क्यों कहलाते हैं? जैसे भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है, वो हमारी कार्यपालिका का हेड होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है और उसका चयन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है, या उसका निर्वाचन कह लीजिए जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। तो जब भारत का राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित है तो इसका तात्पर्य क्या है कि भारत एक गणराज्य है। भारत एक आनुवांशिक प्रमुख वाला देश नहीं है। भारत में कोई अधिनायक या कोई राजा शासन नहीं कर रहा है। इस प्रणाली को हम लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे संविधान की तीसरी प्रमुख विशेषता है कि हमारा संविधान जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाता है। इसके बाद चौथी हमारी जो विशेषता है हमारे संविधान की, ये हमारी शासन प्रणाली को बताता है, यानी कि भारत में सरकार का कैसा स्वरूप होगा? संसदीय स्वरूप होगा। अब अगर यहाँ पे समझना चाहें तो लोकतंत्र में जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, जिसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, उसके दो रूप होते हैं। एक संसदीय शासन होता है और एक अध्यक्षीय शासन होता है। संसदीय शासन में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, और अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जैसे संसदीय शासन का विश्व में सबसे पुराना उदाहरण है ब्रिटेन, और अध्यक्षात्मक शासन का एक क्लासिकल उदाहरण है अमेरिका। तो भारत में इस बात को लेकर के बहुत लंबी बहस थी कि क्या हम अध्यक्षीय शासन चुनें। जैसे बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि भारत का विकास या भारत को अपनी आज़ादी के शुरुआती दिनों में एक अधिनायक शासक की जरूरत है, ये एक निरंकुश शासक की जरूरत है। संसदीय शासन भारत में सफल नहीं होगा। उसका कारण एक तो पश्चिमी विचारकों का भारतीयों के प्रति पूर्वाग्रह भी था, और दूसरा ये था कि उस समय हमारी अधिकांश जनसंख्या इस स्वरूप की नहीं मानी जाती थी कि वो संसदीय शासन को समझ सके। लेकिन वो विचारक एक चीज को भूलते थे कि आज़ादी के आंदोलन में लगातार भारतीय जनसंख्या लोकतंत्र, गणराज्य और संसदीय शासन के अनुकूल शासन को उसी के अनुकूल शासन के तहत शासित होती रही थी। या ये चीज ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र था वो लोकतांत्रिक चरित्र था, और कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट थी कि हम आज़ादी के बाद एक लोकतांत्रिक जो है प्रणाली को ही अपनाएंगे, और उसमें संसदीय प्रणाली अपनाने का के कई पीछे कारण थे। पहला एक था कि अध्यक्षीय प्रणाली भारत जैसे विशाल देश के लिए बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, या उस समय संविधान निर्माताओं का मानना था कि शायद अध्यक्षीय शासन हमारे लिए इतना अच्छा न हो। उसके कुछ कारण ये हो सकते हैं कि विविधता एक बहुत बड़ा कारण था। संसदीय शासन में सारी विविधता को समाहित करने का गुण था। तो और दूसरा ये था कि हम ब्रिटेन के शासन के अभ्यस्त भी थे, उस शासन को हम बेहतर समझते भी थे। तो संसदीय शासन का तो दुनिया में मॉडल ही है ब्रिटेन। तो भारत ने अध्यक्षीय शासन प्रणाली को ना अपना करके संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, यानी भारत ने यह तय किया कि हम संसदीय प्रणाली को अपनाएंगे। देखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण होता है, और संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ने एकदम इंग्लैंड से कॉपी किया। जैसे भारत ने संसदीय शासन तो अपनाया लेकिन संसदीय सर्वोच्चता नहीं अपनाई। जैसे ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, भारत ने संसदीय शासन अपनाया लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा अमेरिका से मिली। ये पिछले लेक्चर में आपने देखा था भारतीय संविधान के स्रोत में। तो हमारे शासन का जो स्वरूप है वो कैसा है?
संसदीय। और दुनिया में संसदीय शासन का जो क्लासिकल मॉडल है वो ब्रिटेन का मॉडल है। तो ये आप जानते हैं कि हमारी शासन प्रणाली कैसी है, संसदीय है। संसदीय शासन में मैंने बताया क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। इसकी अगर विशेषताएं हम किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जैसे इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के सहित वास्तविक प्रमुख होता है। अब प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होगा, ये निर्भर करता है उसका व्यक्तित्व, बहुमत आदि पर। गठबंधन के काल में प्रधानमंत्री कमजोर होता है, पूर्ण बहुमत की स्थिति में प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हो जाता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और वर्तमान में नरेंद्र मोदी। ये एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं जो स्पष्ट बहुमत के साथ आए हैं। राजीव गांधी भी स्पष्ट बहुमत वाले थे। फिर कद भी निर्धारित करता है। तो हमारे यहाँ नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री। तो ये संसदीय शासन की विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली में नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में आमतौर पे या ज़्यादातर यही होता है कि हमारा जो मंत्रिमंडल होता है वो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है, यानी उसको निम्न सदन में बहुमत सिद्ध करना होता है। तो भारतीय संविधान की जो एक ये विशेषता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि हमारी शासन प्रणाली या हमारा जो सरकार का स्वरूप है वो कैसा है, संसदीय है। यानी कि हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप को मानते हैं, अध्यक्षीय स्वरूप को हमने नहीं अपनाया। अमेरिका में क्या है, अध्यक्षीय है, और ब्रिटेन में क्या है, संसदीय है। तो आप पढ़ते भी हैं कि हमारी संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वो है संवैधानिक सर्वोच्चता। भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वो है संवैधानिक सर्वोच्चता। इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। तो संवैधानिक सर्वोच्चता का सरल आशय ये है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। जैसे हमारा राष्ट्रपति, हमारी संसद, हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका अपनी शक्तियां संविधान से पाती है। यानी मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, राज्य के मंत्री, राज्यपाल, इन सभी की शक्तियों का स्रोत क्या है, संविधान है। न्यायालय भी अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करता है, संविधान द्वारा उसको शक्तियां दी गई हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, संवैधानिक सर्वोच्चता है। यानी हमारे यहाँ सर्वोच्च कौन है, संविधान है। संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को भारत ने अपनाया। जैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, लेकिन भारत ने संसदीय सर्वोच्चता को नहीं अपनाया है, बल्कि भारत ने संवैधानिक सर्वोच्चता को अपनाया है। अब संवैधानिक सर्वोच्चता में मैंने क्या बताया कि संविधान सर्वोच्च है। सारे सरकार के अंग अपनी शक्तियां कहाँ से प्राप्त करते हैं, संविधान से प्राप्त करते हैं, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो। फिर तीनों एक दूसरे पे नियंत्रण और संतुलन का प्रयोग करते हैं। जैसे न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। मौलिक ढांचे के तहत वो किसी ऐसे कानून को रद्द कर सकती है या प्रभावहीन घोषित कर सकती है जो संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता हो, उसको चाहे संसद ने बनाया हो या किसी एक्ट के तहत बना हो, किसी विधि, उपविधि, नियम जो भी हो सकता है। यदि वो किसी प्रकार से हमारे मौलिक ढांचे को प्रभावित करता है तो उसको न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय के अधिकार, कार्य आदि में संसद को कुछ संशोधन करने के अधिकार प्राप्त हैं। हमारी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस तरह से नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत प्रयोग किया गया है। तो भारत में जैसे आपसे कभी भी पूछेगा कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता अपनाई गई है या संवैधानिक सर्वोच्चता, तो हमारे यहाँ क्या है, संवैधानिक सर्वोच्चता। सबसे ऊपर संविधान है, सभी लोग संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, यानी वहां की संसद संप्रभु संसद है, पूर्ण संप्रभु कह सकते हैं। भारत में संसद को महत्वपूर्ण अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन संसद सर्वोच्च नहीं है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में आ जाए इस तरह के प्रश्न या कहीं डिस्कशन में, तो आप क्या बताएंगे कि भारत में कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है, संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। तो संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। इसके बाद भारतीय संविधान की एक और विशेषता है कि भारतीय संविधान में
को ध्यान से देखेंगे तो इसमें संघात्मक और एकात्मक, देखिए दो प्रकार की शासन प्रणालियां होती हैं, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन। तो संघात्मक और एकात्मक शासन के गुण इसमें पाए जाते हैं। मतलब यानी कि भारत ने, देखिए भारत ने अपने आप को फेडरेशन नहीं कहा है, भारत ने अपने पूरे संविधान में कहीं पर भी अपने आप को फेडरेशन नहीं कहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो भारत में क्या है कि संघात्मक और एकात्मक शासन दोनों के गुण आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे कभी कभी बहस भी उठती है, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि भारतीय शासन या भारतीय जो संविधान है उसमें संघात्मकता कम है, एकात्मकता ज़्यादा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, संघात्मकता ज़्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है, उनका नाम है केसी हेयर एक है। तो केसी हेयर कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो एक अर्ध संघ है, या भारत की जो शासन प्रणाली है वो एक अर्ध संघ है, यानी क्वासी फेडरेशन उसको आप कह सकते हैं। अर्ध संघ है, पूर्ण संघ नहीं है, इनका मानना है। अब इस पे कुछ विचार हैं, जैसे अंबेडकर कहते थे कि हमने भारतीय संविधान को संघात्मकता और एकात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला है। दूसरा एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे मैं कुछ बहुत तो नहीं लेकिन कुछ उदाहरणों के साथ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हम संघात्मक माने और कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हम एकात्मक माने। तो जैसे भारतीय संविधान में संघात्मक कौन कौन से लक्षण हैं, जैसे लिखित संविधान, ये संघात्मक शासन की एक प्रमुख विशेषता होती है। इसके अलावा भारतीय संविधान में जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, इसके अलावा शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा कहाँ, केंद्र और राज्य का। कुछ उदाहरण से, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, केंद्र का अलग शासन, राज्य का अलग शासन है, जैसे राज्य की शासन व्यवस्था अपनी है। तो ये कुछ ऐसे मतलब कुछ प्रावधान आप देख लीजिए, किसी दिन जब हम इसको मेंस के अप्रोच से पढ़ेंगे तो और बेहतर आपको पढ़ाएंगे। तो संघात्मक शासन के कुछ लक्षण यहाँ पर आपको दिखेंगे, जैसे भारत एक संघ है। तो अब ये फर्क पड़ता है कि स्थितियां कैसी हैं। जैसे आपातकाल में भारत एक एकात्मक शासन की ओर झुक जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में वो संघात्मक है। जैसे भारतीय संविधान पर कुछ विचारकों का ऐसा मानना है कि मजबूत संघ और मजबूत राज्य संघात्मकता की ही उदाहरण है, यानी इनका मानना है कि हमने संघ को भी मजबूत किया है, राज्य को भी मजबूत किया है। अब एकात्मक लक्षण भारतीय संविधान में कौन कौन से हैं, जैसे एकल नागरिकता एक है, भारतीय नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं है। कुछ उदाहरण है, जैसे एकल नागरिकता है। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये एकात्मक शासन का उदाहरण है। एकल संविधान है, न्यायपालिका भी हमारी एकल बनाई गई है, हालांकि न्यायपालिका पूर्ण रूप में स्वतंत्र है तो उसको ना मानिए। जैसे एकल नागरिकता है, जैसे आमतौर पे किसी संघ में या किसी क्लासिकल संघ में, क्लासिकल जो फेडरेशन होते थे उनमें राज्य की नागरिकता और केंद्र की नागरिकता अलग अलग प्राप्त होती है। तो भारत में एकल नागरिकता दी गई। अखिल भारतीय सेवाएं, इनको भी कहीं ना कहीं एकात्मक शासन के साथ ही जोड़ा जाता है। तो ये दो जैसे पॉइंट हैं, इनके तहत आप जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, बहुत महीन पढ़ेंगे, तो भारत में केंद्र की तरफ शक्तियों का झुकाव ज्यादा है। जैसे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। केंद्र राज्य संबंधों में हमेशा टकराव बना रहता है। तमाम सारी कमेटियां, आपने सरकारिया कमेटी का नाम सुना होगा, राजमन्नार कमेटी है, शीतलवाड़ कमेटी है, और प्रशासनिक सुधार में भी कुछ ऐसी चीजें निकल के आई जहां पर संघ राज्य संबंधों के बीच में काफी बातें हुई। तो ये तो ठीक है कि भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत में संघ को ज्यादा मजबूत किया गया है। इसके अलावा उसमें एकात्मक शासन के भी कुछ लक्षण मिल जाएंगे, जैसे आपको एकल नागरिकता मिलेगी, अखिल भारतीय सेवाएं मिलेंगी, संघ को ज्यादा मजबूती है, विदेश संबंध संघ बनाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि संसद राज्यों का कभी भी नाम परिवर्तन कर सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है। जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे, भारत को कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी राज्य को कभी भी समाप्त किया जा सकता है लेकिन संघ कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो भारत ने अपनी व्यवस्था को अलग तरीके से समझा है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। जैसे हमने कनाडा के समान एक मजबूत संघ के साथ
या मजबूत केंद्र के साथ हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। तो भारत के बारे में ये कहा जाता है कि संघात्मक और एकात्मक शासनों का योग है। जैसे बी.आर. अम्बेडकर भी कहते थे कि हमने अपने संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला है, ये जरूरत के अनुसार व्यवहार करता है। जैसे यदि देश में आपातकाल हो, युद्ध आदि की परिस्थितियां हो, तो ये अधिक एकात्मक हो जाता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ये संघात्मक शासन बना रहता है। तो आगे जो विशेषताएं हैं उनको अब हम सब लोगों ने लिख लिया है। देखिए, मुख्य विशेषताएं जो थी व्याख्या कर दी गई हैं, उन्हीं के तहत कुछ और विशेषताएं आ जाएंगी, उनको आप देख लीजिए। जैसे इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो अगली जो भारतीय संविधान की विशेषता यहाँ पर लिखी हुई है वो लिखी हुई है असममित संघवाद। ये हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया शब्द हो। जैसे संघवाद तो आपने सुना होगा। अभी क्या बात हुई कि भारतीय शासन में या भारत के जो शासन प्रणाली है उसमें संघात्मकता एकात्मकता दोनों के लक्षण है। एकात्मक में मैंने बताया कि केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकाव है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एकल नागरिकता है, एकल संविधान है, राज्यों को पृथक होने का कोई अधिकार नहीं है, राज्य की सीमा नाम परिवर्तन कौन कर सकता है? संघ कर सकता है, संसद कर सकती है। तो जरूरत के हिसाब से, हमारी परिस्थितियों के अनुसार से हमने एक ऐसा रास्ता चुना है जो भारतीय परिस्थितियों में अच्छा हो। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है असममित संघवाद। इस शब्द का सरल मतलब होता है असममित संघवाद का मतलब है कि हमारे यहाँ आवश्यकता अनुसार सभी राज्यों को एक जैसा बर्ताव उनके साथ नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ राज्यों को विशेष अर्थों में विशेष तरीके से उनके लिए प्रावधान किए जाते हैं। इसको आप एक प्रकार से असममित संघवाद कहेंगे। फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। असममित संघवाद का मतलब होता है कि हमारे भारत में जो भी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, तो सभी के साथ एक समान व्यवहार न करके हमारा संविधान उन राज्यों की जरूरत आवश्यकताओं के अनुसार उनके साथ सकारात्मक तरीके से भेदभाव भी कर सकता है, सकारात्मक भेदमूलक व्यवहार कर सकता है। इसको असममित संघवाद कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हालिया समय में अनुच्छेद 370 बहुत चर्चा में रहा। तो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष दर्जा प्राप्त था जो अब प्राप्त नहीं है। जैसे उसके पास दोहरी नागरिकता थी, उसका अपना संविधान था, उसका अपना फ्लैग था, वहाँ की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। अब इस आधार पर इस बात की आलोचना होती थी। लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय तमाम सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे समान कानून लागू नहीं हो सकते थे। तो ऐसी चीज़ों को हम असममित संघवाद कहते हैं। जैसे 370 इसका एक उदाहरण था जो समाप्त हो चुका है। अब भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है 371। तो जब आप 371 का अध्ययन करेंगे तो 371 अनुच्छेद के तहत ये काम मैं आप पे सौंपता हूँ, आप करना। 371 और 371 के विभिन्न पार्ट्स में बहुत सारे राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। उन राज्यों में पूर्वोत्तर के राज्य आते हैं, महाराष्ट्र आता है, इस तरह से कई सारे राज्य आएंगे जो 371 और उसके कई पार्ट में विशेष प्रावधान पाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक राज्य के साथ दूसरी तरीके का व्यवहार, एक के साथ दूसरी तरीके का व्यवहार। तो ये क्यों किया गया है? उस राज्य की समस्याओं को देखते हुए, वहाँ की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जाति जनजाति आदि को देखते हुए हम उनके साथ असममित बर्ताव कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? असममित संघवाद। तो भारतीय संविधान की एक और विशेषता आपको मिलेगी, आप बताएंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या? असममित संघवाद। मेरी समझ से स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद ये जो विशेषता है इसको हम सब विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है। हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि वो सभी नागरिकों को, उसके अलावा कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी उपलब्ध करवाता है। क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य की सत्ता के खिलाफ होते हैं, राज्य के खिलाफ होते हैं, ये संविधानवाद के वाहक होते हैं, इसलिए ये राज्य के खिलाफ दिए जाते हैं। ये राज्य को एक प्रकार से निर्देश होते हैं कि आपको इन अधिकारों को बनाए रखना है, और इनको नकारात्मक भी माना जाता है। ये न्यायोचित होते हैं। यदि राज्य मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में सक्षम न हो या वो जानबूझ करके हनन करे तो न्यायालय में हम उसके अधिकार को या उसके कार्य को चुनौती दे सकते हैं। तो अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 3 12 से 35, वहाँ पे नागरिकों और कुछ ऐसे मौलिक अधिकार जो विदेशियों को भी प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की एक अभिन्न विशेषता है हमारे समस्त नागरिकों को, और जैसा मैंने कहा कि कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ, राज्य की सत्ता के खिलाफ है।
ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य के नागरिकों को उनके जो मूल हैं राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मिलेंगे। और उनको सुनिश्चित करने के लिए इनको न्यायोग्य बनाया गया है, न्यायोचित बनाया गया है। यानी इनके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के शरण ले सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व, देखिए जहां मौलिक अधिकार राज्य के ऊपर व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता देते हैं, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये आपके भाग 4 में मिलेंगे आपको। इन पर हम सब आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व में संविधान निर्माताओं की वही आकांक्षाएं हैं जो उस समय शायद संसाधन आदि के अभाव में पूरी नहीं हो सकती थी, तो इनको गैर न्यायोचित बनाया गया है। यानी इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन इनके पीछे जनता का बल है। और इनका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रणाली जो भारत में स्थापित है उसको पूर्ण करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसमें समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी तत्वों का निर्देश है। ये बताते हैं कि राज्य को कैसा होना चाहिए। यानी कि नीति निर्देशक तत्व क्या बताते हैं कि राज्य को कैसा होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की संस्थापना करने वाला होना चाहिए, लेकिन इनकी प्रवृत्ति गैर न्यायोचित है। इस पर भी हम सब आगे विस्तार से पढ़ेंगे, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। इसके बाद फिर एक दिन डिस्कस हुआ था कि भारतीय संविधान में भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का जोड़ करके मौलिक कर्तव्य स्थापित किए गए हैं 42वें संशोधन 1976 द्वारा। ये मौलिक कर्तव्य हम भारतीय नागरिकों को निर्देशित करते हैं कि अधिकार के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जिनका हमें पालन करना है। इस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक गुण भारतीय संविधान का क्या है, पंथ निरपेक्षता। यहां पर ध्यान रखना, भारत ने अपने संविधान में पंथ निरपेक्षता को अपनाया है। 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़े जाने से पहले भी भारतीय राज्य की प्रवृत्ति पूर्ण रूप से एक पंथ निरपेक्ष राज्य की थी। अब पंथ निरपेक्षता का आशय भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या है, ध्यान रखना। यूरोप में पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य और धर्म का कोई संबंध नहीं है, वो नकारात्मक है। यूरोप की पंथ निरपेक्षता नकारात्मक है, वहां पर राज्य और धर्म को विलग माना गया है, यानी दोनों का अपना कोई संबंध नहीं है। जबकि भारतीय पंथ निरपेक्षता सकारात्मक है। पंथ निरपेक्षता का भाव हमारे अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में धर्म संबंधी, धार्मिक आचरण करने संबंधी, धार्मिक व्यवहार करने, धर्म प्रचार करने संबंधी मौलिक अधिकार में पहले से ही सुनिश्चित है। 42वें संशोधन 1976 द्वारा इस शब्द को प्रस्तावना में भी डाल दिया गया है, लेकिन उसके पहले भी भारतीय संविधान, भारत की शासन प्रणाली या भारतीय संविधान पूर्ण रूप में पंथ निरपेक्षता का समर्थन करता है। पंथ निरपेक्षता का सरल मतलब भारतीय अर्थों में, यहां पर ध्यान रखना, यूरोपीय परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्षता का नकारात्मक अर्थ लिया जाता है, जहां पे माना जाता है कि राज्य और धर्म दोनों अलग अलग हैं, दोनों का कोई संबंध नहीं है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्षता सकारात्मक है। यहाँ पर राज्य का धर्मों के प्रति तटस्थ भाव परिलक्षित होता है कि राज्य धर्मों के मामले में या धर्म के मामले में तटस्थ है। और साथ ही साथ एक बात यह भी सुनिश्चित होती है कि राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देगा। सभी लोगों को भारत में किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने, आचरण करने की छूट होगी। इसके अलावा एक चीज कही गई है कि राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा और वो सभी धर्मों को समान रूप से प्रश्रय देगा, सभी धर्मों की उन्नति के लिए समान रूप से कार्य करेगा। यदि करेगा तो मतलब भेदभाव नहीं कर सकता है, धार्मिक उन्नति के लिए कोई भेदभाव मूलक कार्य नहीं कर सकता है। यूरोप में नकारात्मक है, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारत में सकारात्मक अर्थों में है। पंथ निरपेक्षता भारत की थोड़ी सी अलग है यूरोप से, यानी यहाँ पे राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा, तटस्थ भाव रखेगा, किसी धर्म विशेष को वरीयता नहीं देगा। इसको हम कहते हैं पंथ निरपेक्षता। स्वतंत्र न्यायपालिका पर हमारी चर्चा हो चुकी है पहले ही। देखिए ब्रिटेन में शुरुआती समय में स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल नहीं थी, अभी भी वहां की न्यायपालिका कमजोर है, संसद सर्वोच्च है। भारत ने अमेरिका की तर्ज पर स्वतंत्र न्यायपालिका अपनाई है, इस पर पहले से डिस्कशन हो चुका है। लेकिन कभी एग्जाम में आपसे आए कि भारतीय संविधान की क्या ये विशेषता है, हाँ बिल्कुल है। इसके अलावा अगला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये चीज आप इससे आप परिचित हैं। देखिए भारत जब आजाद हुआ तो हमारे संविधान में बिना किसी भेदभाव के, जैसे बहुत सारे देशों में अश्वेत लोगों को मताधिकार नहीं था, कुछ में महिलाओं को नहीं था,
कुछ में दासों को नहीं था। तो भारत ने ये सारी व्यवस्था नहीं अपनाई, उसने क्या अपनाया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए, बिना किसी भेद के। जैसे जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 जब आप पढ़ेंगे तो 325 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश या रंग, वर्ण आदि किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और 326 में केवल एक सीमा बताई गई थी कि 21 वर्ष की उम्र को वयस्क मताधिकार माना जाएगा, या 21 वर्ष की एक उम्र होगी जिसको हम वयस्क मताधिकार की उम्र मानेंगे। बाद में उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, न जाति के आधार पे, न धर्म के आधार पे, न लिंग के आधार पे, न रंग, न वर्ण, न ही किसी अन्य कोई आधार पे। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान की एक विशेषता है। अनुच्छेद 325 को अनुच्छेद 326 के साथ जब मिला करके पढ़ेंगे तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपका क्लियर होगा। फिर हमारे संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ, ये हमारे लिए एक विशेष प्रावधान है। यानी कहीं न कहीं संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये बात चल रही थी कि भारत का जो अतीत रहा है वो तमाम सारे संकटों का रहा है। तो साथ ही साथ विकेंद्रीकरण को लेकर के भी एक डर था। विभाजन के कारण वो चीज़ें और भी बढ़ सकती थी कि कहीं ऐसी शक्तियां न पैदा हों जो देश को तोड़ने की बात करें। तो आपातकालीन शक्तियों का भी प्रावधान किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित होकर के 3 प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है, जिसमें आप पढ़ेंगे आगे 352 के तहत हमारे देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की परिकल्पना की गई है। 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र या जो हमारी संवैधानिक प्रणाली है वो असफल हो जाए तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 360 में वित्तीय आपातकाल की परिकल्पना की गई है। तो ये भी हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अतिरिक्त ये चीज़ भी मैं अभी आपको डिस्कस करके ही बता चुका हूँ कि भारत में भी शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है। शक्ति पृथक्करण का सरल मतलब है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगी। शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति, एक संस्था में निहित नहीं होंगी। ये इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी निरंकुश शासन के उत्पन्न होने को रोका जा सके या किसी भी निरंकुशता को रोका जा सके। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई है, आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि भारत में जो शक्ति पृथक्करण है उसमें नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। पूर्ण शक्ति पृथक्करण नहीं की कोई मतलब नहीं, नियंत्रण संतुलन। जैसे मैंने बताया कि यदि संसद कोई एक्ट बनाती है, संसद कोई कानून बनाती है तो न्यायिक समीक्षा उसकी न्यायालय कर सकता है। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में संसद महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकती है मौलिक ढांचे को छोड़कर। इसके अलावा हमारी जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे हमारा जो मंत्री होता है या हमारी जो मंत्रिपरिषद होती है उसका गठन लोकसभा में बहुमत के द्वारा ही होता है। हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे एक मंत्री जब मंत्री के तौर पे काम करता है तो वो कार्यपालिका का सदस्य होता है। वही मंत्री जब संसद में बैठता है, लोकसभा या राज्यसभा में, और साधारण सदस्य के तौर पे किसी मुद्दे पर वोट करता है तो विधायिका का कार्य करता है। तो हमारे यहाँ विधायिका से ही कार्यपालिका का गठन किया गया है। पूर्ण शक्ति पृथक्करण नहीं है अमेरिका की तरह। तो इसको हम क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा? भारतीय संविधान की विशेषताएं। फिर से एक बार रिव्यू करते हैं शुरू से। क्या क्या विशेषताएं मैंने आपको बताई? लिखित और विस्तृत संविधान है हमारा। हमारे संविधान की प्रवृत्ति कैसी है? नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। संघात्मकता, एकात्मकता के दोनों तत्वों को समाहित करता है। इसके अलावा संवैधानिक सर्वोच्चता को हमारे यहाँ अपनाया गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया गया है। पंथ निरपेक्षता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आपातकालीन शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, और इसके अलावा आपने देखा असम्मित संघवाद, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य जैसी चीजें हमारे संविधान में शामिल हैं। जब आप भारतीय संविधान की विशेषताओं को ढंग से पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक ढांचा तैयार हो जाता है कि हमको संविधान में क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो एक प्रकार से ये पूरे संविधान का रिव्यू आपको करा देता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमेशा यहाँ की परीक्षाओं से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जब आप स्वयं से पढ़ाई करते हैं या जब आप पढ़ते हैं तो कई बार आप अनुच्छेद को, रटी रटाई बातों को, या जो पहले से नोट्स PDF के रूप में चला आ रहा है परंपरा से, उसी को केवल पढ़ करके संतुष्ट हो जाते हैं कि इससे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जब आप परीक्षाओं में जाते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी अवधारणाएं स्पष्ट होनी चाहिए। लोक सेवा आयोग के एग्जाम में, चाहे वो संघ हो चाहे राज्य हो, वहाँ पे आपसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, कथन कारण के क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे फिर आपकी समझ की परख होती है
तो इस लेक्चर को या इस टॉपिक को पढ़ाने का यही मतलब था कि आपके संविधान की एक सामान्य समझ विकसित हो जाए और इससे आप बेहतर तरीके से भारतीय संविधान को आगे समझ सकें। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।